हाँ आर की वैल्यू 0.0821, हाँ आर की वैल्यू है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, ये आर की वैल्यू है। ट्वेंटी नहीं 17, हाँ 17, हाँ 17.46। कैसे सॉल्व किया होगा? पी वी इक्वल टू एन आई टी। एन क्या है? मोल। मोल होता है वेट बाई मॉलिक्यूलर वेट आर टी। हाँ हमको नाइट्रोजन का वेट निकालना है, नाइट्रोजन का वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट नाइट्रोजन कितना होगा? मॉलिक्यूलर वेट हो गया नाइट्रोजन का 28, 3 होता है। हाँ रखा जाए। बताओ प्रेशर कितना दिया गया? प्रेशर दिया 715, लेकिन 715 जो दिया है टोटल प्रेशर, उसमें वाटर वेपर का भी प्रेशर है। हमें नाइट्रोजन का केवल प्रेशर रखना है, तो क्या करेंगे? टोटल प्रेशर में से वाटर की वेपर प्रेशर को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पी रखाएगा 715 माइनस 15। अच्छा प्रेशर दिया किस में? मिलीमीटर में, जबकि आर की वैल्यू तुम किस में रख रहे हो? एटीएम में। तो इसको भी एटीएम में रखो, सारा यूनिट एक ही, सब एक ही यूनिट में होना चाहिए। तो क्या करो? उसको 760 से डिवाइड कर दो। 1 एटीएम क्या है? 760 मिलीमीटर मर्करी की होता है। हाँ वॉल्यूम लीटर में रखना है, क्योंकि ये देखो लीटर में है, तो इसको भी लीटर में रख दो। 50 ml है ना, 50/1000, ये आ गया पी वी। एन, एन क्या? मोल। मोल होता है वेट बाई माल का वेट। वेट कितना है? वेट तो निकालना है, यही तो निकालना है, वेट ऑफ नाइट्रोजन निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट, ये तो कंपाउंड का वेट है, ये तो कंपाउंड का वेट है, तुमको नाइट्रोजन का वेट निकालना है। हाँ मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 28। आर की वैल्यू 0.0821। टेम्परेचर को केल्विन में रखोगे 300। हाँ सॉल्व करो। वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। हाँ नाइट्रोजन का वेट कितना आएगा सॉल्व करने पर? वेट ऑफ नाइट्रोजन आएगा 0.0523 ग्राम। ये है नाइट्रोजन का वेट, इतना आएगा। अब ये जो नाइट्रोजन है वो 0.3 ग्राम कंपाउंड में है, तो 100 ग्राम कंपाउंड में कितना नाइट्रोजन होगा? यानी परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ गया। नाइट्रोजन 0.3 में कितना? इतना। तो 100 में कितना? 0.0523 अपॉन 0.3 इंटू 100, ये आया परसेंटेज। 0.3 ग्राम में इतना नाइट्रोजन, तो 100 में कितना? ये आया परसेंटेज। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 17.46, ये आंसर आएगा। बोलो समझ में आया? और जहाँ तुमने परसेंटेज पा लिया ना, तो तुम कंपाउंड को भी पहचान लोगे वो कंपाउंड क्या है। अब 4 ऑप्शन दे दिया A B C D करके, तो तुमको चेक करना है कि वो कंपाउंड क्या है। अब जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया है एसिटामाइड, पहला ऑप्शन दिया है एसिटामाइड, तो एसिटामाइड का फार्मूला होता है CH3CONH2 होता है। ठीक है, हमको चेक करना है कि कहीं ये तो नहीं है ये, तो हम क्या करेंगे? इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज निकालेंगे। यदि इसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज ये आया तो ठीक, तो दूसरा ऑप्शन पकड़ लेंगे। ऐसे कैसे चेक करेंगे? हाँ इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है? कार्बन 2 है, तो 12 दूनी 24। हाइड्रोजन कितना है? 3 और 2 5। ऑक्सीजन कितना है? 1। नाइट्रोजन कितना है? 1। सबको जोड़ दो, मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। इस पूरे मॉलिक्यूलर वेट में नाइट्रोजन कितना है? 14, तो 100 में कितना होगा? परसेंटेज आएगा। पूरे मॉलिक्यूलर वेट में 14 ग्राम नाइट्रोजन, तो 100 में कितना नाइट्रोजन? यदि आ गया तो ये ठीक, तो नहीं जाए तो दूसरा ऑप्शन पकड़ो, कोई तो एक होगा। तो उस कंपाउंड को भी पहचान लोगे कि वो कंपाउंड कौन है जो यहाँ लिया गया, W ग्राम जो लिया गया। तो फिर उसके बाद टेस्ट लिखा होगा उसका, उस कंपाउंड का टेस्ट बताएगा, उस टेस्ट के थ्रू पहचानोगे।
बोलो समझ में आया? तुम लोग फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट नहीं पढ़ा है? फंक्शनल ग्रुप का टेस्ट, एमाइड का टेस्ट, अमाइन का टेस्ट, कार्बोलेमाइन टेस्ट, तो टेस्ट होता है उससे पहचान। जब सेम परसेंटेज आएगा तब की बात है। तो उसके बाद उस फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट हैं, उस टेस्ट से पहचानेंगे कि वो कंपाउंड कौन है। हाँ बोलो समझ में आया? ये है ड्यूमा मेथड, आ जाएगा। हाँ दूसरा है जेल डाल मेथड, लिखो जेल डाल मेथड। जेल डाल, ये है जेल डाल मेथड। इस मेथड का यूज़ हम उस कंपाउंड में नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करेंगे जो फूड में पाया जाता है। फूड में, फर्टिलाइज़र में, ड्रग्स के अंदर जो कंपाउंड पाए जाते हैं उनमें नाइट्रोजन का एस्टिमेशन करते हैं इस मेथड के द्वारा। नोट करो, जेल्डाल मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फूड, फर्टिलाइज़र एंड ड्रग। Jaldal method used for estimation of nitrogen in food, fertilizer and drug. जुमा तो सब में कर सकते हैं, सभी में कर सकते हैं, फिर जलडाल क्यों कर रहे हैं, है ना? हाँ तो बता रहे हैं ना, भी उसका एप्लीकेशन अलग है। उसमें तुम जो ये तुम प्रैक्टिकल की हो ना, वो उससे आसान है, आगे का स्टेप उसका आसान है। अब क्या आसान है वो अभी बताएंगे ना। हाँ क्या किया? दिस मेथड यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन इन फूड, फर्टिलाइजर एंड ड्रग। आगे, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज, दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन for estimation of nitrogen in compound containing nitrogen in ring, ये लास्ट जेईई मेंस का क्वेश्चन है, लास्ट जेईई मेंस में यही आया था। This method not used for estimation of nitrogen in compound containing nitrogen in the ring। जैसे ये देखो, ये है पिरिडीन, इसमें नाइट्रोजन रिंग के अंदर है ना। जेल्डाल मेथड यहाँ फेल हो जाएगा। ड्यूमा कर सकते हो, जेल्डाल नहीं कर सकते इस जगह। हाँ पिपिरिडीन, ये देखो पिपिरिडीन, यहाँ भी नाइट्रोजन रिंग के अंदर है, यहाँ भी फेल हो जाएगा। पायरॉल, यहाँ भी फेल हो जाएगा क्योंकि नाइट्रोजन रिंग के अंदर है। इस जगह जेल्डाल मेथड सफल नहीं है। और यदि नाइट्रोजन, यदि मान लो रिंग के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा है तो आगे लिखो, एंड द कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप, इस तरह का कोई भी कंपाउंड है तो जेल्डाल मेथड फेल है, एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ ड्यूमा मेथड से हो जाएगा। नाइट्रो ग्रुप, कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप, एजो ग्रुप, ये नाइट्रो है, ये एजो है। नाइट्रोबेंजीन है, बेंजीन डाइजीनियम सॉल्ट है, एजो कंपाउंड। साइनाइड हो, है ना, साइनाइड हो, एमाइड हो, समझ में आ रहा ना। और ऐसे कंपाउंड जनरली फूड के अंदर पाए जाते हैं, ड्रग्स में है, डाई में है ना, उस जगह पर हम इसका एस्टिमेशन कर सकते हैं। लेकिन इस तरह के कंपाउंड यदि मिल जाएंगे तो जेल्डाल मेथड से नाइट्रोजन का एस्टिमेशन नहीं होगा।
तो ये लिखवाया ना हमने कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज फॉर एस्टिमेशन नाइट्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन इन द रिंग एंड नाइट्रो कंपाउंड हैविंग नाइट्रो ग्रुप एंड कंपाउंड हैविंग एजो ग्रुप। इस तरह का कोई भी कंपाउंड है तो वहाँ जिल्डाल मेथड सफल नहीं है, एप्लीकेबल नहीं होगा। हाँ, नोट कर लिया? हाँ, तो ठीक है। अब मान लो कि नाइट्रोजन रिंग के अंदर नहीं है, उसमें नाइट्रो ग्रुप एजो ग्रुप नहीं है, तो उस नाइट्रोजन को हम एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे? जिल्डाल मेथड से। तो कैसे करेंगे? देखो सामने कैसे करेंगे। मिटा रहे इसको, हम लिख लिया ये सब। देखो सामने, तुमने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया W ग्राम, W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, और फिर उसमें तुमने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डाल के इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाल के गर्म कर दिया। W ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया, उसमें तुमने कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिला के इन प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट डाल के इस कंपाउंड को गर्म कर दिया। होगा क्या? ये कंपाउंड, नाइट्रोजन कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करके अमोनियम सल्फेट बना देगा। क्या बन जाएगा? अमोनियम सल्फेट बनाएगा। और जब ये अमोनियम सल्फेट बन जाएगा तो इसको हम NaOH के सॉल्यूशन के साथ हम इसका डिस्टिलेशन करेंगे। NaOH का सॉल्यूशन लेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और उसमें इसको डिस्टिलेशन करेंगे, मतलब बॉयल करना है, केवल बॉयल कर दो। होगा क्या? होगा क्या? अमोनिया गैस निकलने लग जाएगी इसमें से। जब हम अमोनियम सल्फेट बन जाएगा तो उसको NaOH के साथ बॉयल करेंगे तो ये डिकम्पोज करके क्या देगा? अमोनिया। अमोनिया गैस निकलेगी। याद करो, ड्यूमा मेथड में नाइट्रोजन गैस निकली थी, इसमें अमोनिया गैस निकलेगी। उस नाइट्रोजन गैस को हम किसी से रिएक्ट नहीं करा सकते थे क्योंकि वो इनर्ट थी, और इनर्ट होने से कोई रिएक्शन नहीं हो सकता था, और उसको रिएक्शन से हम उसको टेस्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इनर्ट गैस थी। जबकि अमोनिया बेस है, अमोनिया रिएक्टिव है, पोलर है, तो ये अमोनिया जो गैस बाहर आएगी, इस अमोनिया को हम किसी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ टाइट्रेट करा देंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का कोई सॉल्यूशन ले लेंगे, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, और उस सॉल्यूशन के साथ इस एसिड बेस का हम टाइट्रेशन कराएंगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन हमको पता है, जिसकी नॉर्मलिटी मोलरिटी हमको पता है। तो ये सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड का हमने मान लो 0.1 नॉर्मल का ले लिया, 100 ml हमने ले लिया। तो इस निकलने वाली अमोनिया को न्यूट्रलाइज करने में सल्फ्यूरिक एसिड का 0.1 नॉर्मल 100 ml लग गया, मतलब नॉन कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन हमने यूज़ कर लिया। ये हम कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन करा देंगे, उसमें इंडिकेटर यूज़ कर लेंगे, पता चल जाएगा रिएक्शन कंप्लीट हो गया। और जहाँ हमने कंप्लीट रिएक्शन करा लिया, तब जानते हो क्या करेंगे? लगाएंगे लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। जितने इक्विवेलेंट एसिड के उतने इक्विवेलेंट बेस के, दोनों के इक्विवेलेंट क्या होंगे? बराबर। जब भी रिएक्शन होता है एसिड बेस रिएक्शन कंप्लीट होता है, और जब रिएक्शन कंप्लीट होता है तो वहाँ क्या लगाते हैं? लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। वही वॉल्यूमेट्रिक जो पढ़ा रहे हैं वो कंसेप्ट लगा देंगे इसमें। तो जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के होंगे उतने ही इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के भी यूज़ होंगे। दिस इज द लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। और इक्विवेलेंट निकालने के 4 फार्मूले बताए गए, तुम लोगों को बताए थे ना? हाँ, पहला वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, और यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड के इक्विवेलेंट निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। तो जो तुमने सल्फ्यूरिक एसिड का नॉर्मलिटी यूज़ किया, वॉल्यूम यूज़ किया, उसको उठा के यहाँ रख दोगे। अमोनिया का इक्विवेलेंट वेट यहाँ रखोगे, माल का वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। माल का वेट कितना? 14 3 17। हाँ, वैलेंसी फैक्टर अमोनिया का ये बता, ये वैलेंसी फैक्टर किसको बोलते हैं? कि ये बेस है ना, ये एसिड है, ये बेस है, तो बेस का वैलेंसी फैक्टर, बेस का वैलेंसी फैक्टर उस बेस की एसिडिटी, उस बेस का एक मॉलिक्यूल कितने H+ आयन लेगा? बताओ कितना H+ आयन लेगा? जोर से बोलो। क्यों एक लेगा?
क्योंकि एक लोन पेयर है, क्योंकि एक लोन पेयर है, एक स्पेसाइन लेगा तो इस बेस की एसिडिटी 1, वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया 1, तो इक्विवेलेंट वेट क्या हो गया मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 1। तो नॉर्मलिटी एसिड की यहाँ रख दोगे, वॉल्यूम जो तुमने यूज़ किया न्यूट्रलाइज करने में यहाँ रख दोगे, इक्विवेलेंट वेट यहाँ रखोगे, बताओ क्या आ गया, अमोनिया का वेट आ गया। समझ में आया? और जहाँ तुमने अमोनिया का वेट पा गया उस वेट से नाइट्रोजन का भी वेट आ जाएगा। कैसे? क्योंकि 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है। बताओ 17 क्या माल का वेट, 17 ग्राम अमोनिया में 14 ग्राम नाइट्रोजन होता है, तो इतने ग्राम अमोनिया में कितना नाइट्रोजन होगा? वो नाइट्रोजन का जो वेट आएगा वो W ग्राम में आएगा, इतने में इतना, तो 100 में कितना परसेंटेज आ गया? नहीं समझ में आया? ड्यूमा मेथड में जो नाइट्रोजन मिल रही थी वो तुम रिएक्शन नहीं करा सकते थे क्योंकि वो इनर्ट थी, और वो जो तुम वहाँ पर नाइट्रोजन का अमाउंट निकाल रहे थे वो प्रेशर से निकाल रहे थे, PV = nRT लगा करके। मतलब आइडियल गैस का फार्मूला भी हाइपोथेटिकल हो गया, और जो तुम प्रेशर नाप रहे हो वो भी इंस्ट्रूमेंटल नाप रहे हो, तो उसमें कहीं एरर है तो सब एरर आना शुरू हो जाएगा। जबकि इसमें कौन सा एरर है बताओ? तुम टाइट्रेशन करा रहे हो सामने, जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के उतने इक्विवेलेंट एसिड के, दोनों के इक्विवेलेंट क्या हो गए बराबर, और तुमने सल्फ्यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन से तुमने अमोनिया का वेट निकाला, फिर अमोनिया के वेट से नाइट्रोजन का वेट निकाला, और नाइट्रोजन के वेट से परसेंटेज निकाल लिया। बोलो समझ में आया? वहाँ तुम नाइट्रोजन के वॉल्यूम से प्रेशर से वेट निकाल रहे थे, यहाँ तुम रिएक्शन के द्वारा वेट निकाल रहे हो, तो ये तरीका ज़्यादा एक्यूरेट है उसकी तुलना में। समझ में आया? तो दोनों अपना अपना एप्लीकेशन है। ड्यूमा मेथड से भी क्वेश्चन आता है, जेल्डाल मेथड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन लिमिटेशन क्या है कि ड्यूमा मेथड सारे कंपाउंड के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन जेल्डाल मेथड नाइट्रोजन रिंग के अंदर है एप्लीकेबल नहीं होगा, नाइट्रो ग्रुप है नहीं होगा, एजो ग्रुप है नहीं होगा, बाकी में तुम कर सकते हो। तुम सारा 11th में पूरा कंप्लीट ले लोगे। अरे जो नाइट्रोजन रिंग के अंदर है वो कंजुगेशन में होता है पहली बात, और रिंग कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होते हैं, तो रिंग स्टेबल रहेगा वो जल्दी रिएक्ट करेगा नहीं, और नाइट्रोजन रिंग के अंदर कंजुगेशन में आ जाए तो और स्टेबिलिटी आ जाती है। अरे वो एरोमेटिक है, और नाइट्रो ग्रुप भी रिंग के साथ है तो भी तो कंजुगेशन में है, एजो ग्रुप भी तो कंजुगेशन में है, रेजोनेंस है, मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी है, इस वजह से वो रिएक्ट नहीं करता। हाँ एक क्वेश्चन लगा के देख ले, लगाओ जरा। इन जेल्डाल मेथड in Geldahl method. For estimation of nitrogen. In Geldahl method for estimation of nitrogen. Take 0.5 gram organic compound, give ammonia gas, which is neutralized by
which is neutralized by one normal sulfuric acid of 10 ml volume. Neutralized by one normal sulfuric acid of 10 ml. 10 ml. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. Calculate the percentage of nitrogen in the compound. ये है क्वेश्चन। नहीं नहीं नहीं, फिर से सॉल्व करो। नहीं, ट्वेंटी एट नहीं। सॉल्व करें हम? बोलो करें, हम सॉल्व करें। सामने देखो, जो भी अमोनिया निकल रही है वो है बेस, उसको न्यूट्रलाइज कौन कर रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड और ये बेस रिएक्शन हो रहा है, और एसिड बेस रिएक्शन क्या होता है? कंप्लीट होता है। और जो रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है वह आंख मूंद के लगा दिया जाता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। क्या बोलता है लॉ ऑफ इक्विवेलेंट? जितने इक्विवेलेंट अमोनिया के यूज़ होंगे उतने ही इक्विवेलेंट सल्फ्यूरिक एसिड के भी यूज़ होंगे। और इक्विवेलेंट निकालने के 4 फार्मूले। क्या? पहला फार्मूला, जब वेट में निकालना हो, वेट में तो वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वेट ऑफ अमोनिया अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ अमोनिया। और इसका इक्विवेलेंट निकालना है, डाटा किस में दिया? नॉर्मलिटी में, वॉल्यूम में दिया है। तो इक्विवेलेंट निकालने का फार्मूला क्या हो गया? नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर। क्यों? नंबर इक्विवेलेंट निकालने के 4 फार्मूले नहीं दिए थे? वही तो है। मतलब उस कंसेप्ट को तुम यहाँ भी यूज़ कर रहे हो। वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट का यूज़ यहाँ भी है, वॉल्यूमेट्रिक में है, स्टोइकियोमेट्रिक प्रॉब्लम में है, इडियोमेट्रिक प्रॉब्लम में है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रॉब्लम में है। हर जगह तो वही कंसेप्ट यूज़ होगा, तुम देखते चलो। हाँ अच्छा, वेट हमको निकालना है अमोनिया का। इक्विवेलेंट वेट कितना होगा? वेट हमको अमोनिया का निकालना है। इक्विवेलेंट वेट